नमस्कार आप सभी का। यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और तमाम कैंडिडेट्स यहाँ पर इंटरव्यू दे के बाहर आ रहे हैं। सबका सपना होता है कि यूपीएससी और यूपीपीएससी क्वालिफाई करने का। इंटरव्यू तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे साथ मैम जुड़ी हुई हैं। मैम बड़ी खुश भी नज़र आ रही है, इसका मतलब आपका इंटरव्यू शानदार रहा होगा। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका एजुकेशनल का बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। मेरा नाम शैवी दुबे है और मैंने एजुकेशन में बीएससी एंड देन एमएससी मैथ से किया मैं भी द्विवेदी हूँ। है। अच्छा, मैम कौन सा ये अटेम्प्ट है मतलब? सेकंड अटेम्प्ट एंड सेकंड इंटरव्यू। अच्छा, इसके पहले भी शायद आपने इंटरव्यू दिया, अभी आपके पिताजी से बात भी हो रही थी। अच्छा, जैसे मतलब कि इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन ना होने के बाद एक तरीके से मोरल बहुत डाउन होता है और उस समय आपका मतलब क्या मोटिवेशन रहता है, किस तरीके से अपने आप को आप तैयार किए और फिर से उसी जर्नी पे आपने फिर कदम रखा और यहाँ इंटरव्यू तक आप पहुँची? देखिए, मैंने हमेशा से एक चीज़ को माना है कि कर्म करना आपके हाथ में होता है, फल आपके हाथ में नहीं होता है। तो अगर ऐसी कुछ निराशा आए भी तो उससे एक सीख लेना चाहिए आपको। अपनी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं उनमें देखना चाहिए कि क्या कमियां रह गई हैं और उन कमियों में फिर से काम करके आना चाहिए। अगर आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय है तो आप फिर से यहाँ के खड़े हो सकते हैं और वापस इंटरव्यू के मतलब यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैम आपका मीडियम कौन सा है मैम? इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, अंग्रेजी माध्यम है। इस बार मैम ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया गया था और पेपर 5 और 6 को ऐड किया गया था। तो यूपी स्पेशल के लिए मैम आपने कहाँ से अपनी पढ़ाई को किया था और स्टडी मटेरियल आपका क्या था? यूपी स्पेशल के लिए मैंने तो पहले जो उनने सिलेबस इंट्रोड्यूस किया, सिलेबस देखा। उसके बाद सिलेबस के अगर आप वर्ड्स देखें, आप जैसे यूपी का अनएम्प्लॉयमेंट है या यूपी की ग्रोथ है, तो वो ग्रोथ के पॉइंट्स तो जो आप जनरल जीएस में देख रहे हैं वही है। यूपी स्पेसिफिक के लिए आप यूपी की वेबसाइट्स पे जाइए। इवन यूपी का अगर आप सोशल मीडिया भी देखें, जैसे उनका इंस्टाग्राम पेज चलता है, यूपी गवर्नमेंट का फेसबुक पेज चलता है, तो वो उसमें बहुत अच्छे से अपने डेटा को देते हैं। तो आप डेटा वगैरह हो गया, उनकी स्कीम्स हैं, उनको वहाँ से कैप्चर कर सकते हैं और उनको अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाइए। तो वो आपका एक अच्छा नोट तैयार कर देता है 5 एंड 6 के लिए। मैम जैसे किस तरीके से हम आपने कोचिंग की थी कि नहीं की थी? नहीं, मेरा सेल्फ स्टडी है, यूपी के लिए कोई कोचिंग नहीं है। अच्छा, मतलब यूपी पीएससी के लिए कोई भी कोचिंग आपने नहीं की थी? अब मतलब कोचिंग करने के लिए पापा तो बोले ही होंगे शायद। हाँ, बोला था, बट ठीक है, सेल्फ स्टडी में भी मुझे लगा कि इसको किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग की ज़रूरत है। आप तीनों लेवल पे सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। इंटरव्यू में कुछ मॉक दे दीजिए कॉन्फिडेंस के लिए। अच्छा मैम, आप मतलब घर से अपने रह के तैयारी करती थी कि कहीं बाहर रह के आपने पढ़ाई की है? नहीं, मैं घर के बाद मैं दिल्ली चली गई थी, मैंने क्योंकि मैं यूपीएससी की भी अटेम्प्ट दे रही थी, तो मैंने वहाँ से रह के तैयारी की है। अच्छा, यूपीएससी का आपने भी कितना अटेम्प्ट दिया है मैम? मेरे 4 अटेम्प्ट्स हो गए हैं। हाँ इंटरव्यू जी। तक या मेंस? इंटरव्यू जा चुकी हूँ मैं। अच्छा, इंटरव्यू मैम जा चुकी हैं, मतलब अभी सिलेक्शन के इंतजार में लगातार लंबी घड़ी चल रही है। इस बार हो सकता है सिलेक्शन। आपका इंटरव्यू मैम कितना देर तक चला और कैसे सवाल आपसे आज पूछे गए? मेरा इंटरव्यू 35 मिनट्स के अराउंड चला है। मुकेश मिश्रा सर हैं, उनके बोर्ड पे चला हुआ है। क्वेश्चंस मेरे जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके ऊपर थे, क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऊपर थे, उसके अलावा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो यही ओवरऑल कुछ था। सवालों के नाम मैं बता सकती हूँ? ओके। जैसे इसराइल हमास के इशू पे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। मीतीस का मणिपुर में क्या इशू चल रहा है वो पूछा गया था। हमारी अभी जो प्रेसिडेंट है ऑनरेबल या द्रौपदी, उनसे पहले जो थी प्रतिभा पाटिल मैम, तो उनके बारे में पूछा गया। उसके अलावा जो जो केस स्टडी थी वो मेरे वर्क एक्सपीरियंस से थी कि जैसे मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट रहूँ, तो मैं फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरह साइबर क्राइम कैसे जोड़ूंगी। तो फिर साइबर क्राइम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए थे कि आप कैसे उसके लिए जागरूकता फैलाएंगी, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। अच्छा मैम, जैसे कि शुरुआती तैयारी के लिए एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल सब बोलते हैं कि एनसीईआरटी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। तो एनसीईआरटी अगर पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ें? आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था मैम? मैंने स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ी थी, बिकॉज आपका स्कूल से टच चला जाता है और एक बेस आपका क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि एनसीईआरटी अच्छा सोर्स है। उसको आप पढ़िए, आपको जो उसमें से लग रहा है कि ये चीज़ मुझे नहीं पता, उसे हाईलाइट कर लीजिए एंड हाईलाइट करके उनके नोट्स बना लीजिए। तो वो आपका एक फर्स्ट सोर्स ऑफ, आप कह सकते हैं कि एक फर्स्ट सोर्स की तरह काम करता है इस प्रिपरेशन में। मैम हम हाईलाइट करने जाते हैं तो पूरा पेज ही हाईलाइट हो जाता है क्योंकि सब इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। जैसे जो नए बच्चे हैं, अभी क्लास 9th के एनसीईआरटी उठा लिए, पहला पेज पढ़ रहे हैं तो सब एक तरफ से इंपॉर्टेंट लगता है, पूरा पेज रंग जाता है मैम। तो उसमें कैसा निचोड़ निकालें और कितने रीडिंग करें, क्योंकि पहली बार रीडिंग करते हो समझ ही नहीं आता कि खत्म हो जा रहा पेज, पीछे पढ़ते कुछ दिमाग में आता ही नहीं है मैम। तो कितनी रीडिंग करनी चाहिए, एनसीईआरटी के साथ नोट्स बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए और क्या करें मैम उसके लिए?
देखिए मैंने तो शुरू से नोट मेकिंग में बहुत रिलाई किया है, और अगर फर्स्ट रीडिंग आप किसी भी बुक की लेंगे तो आप उसमें पूरा ही अंडरलाइन करते जाएंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज बेस वहाँ पे होती नहीं है। मेरे हिसाब से फर्स्ट रीडिंग आपको इन जनरल देनी चाहिए, और आपको पीवाईक्यूज हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जिसमें आपने जो भी चीज़ पढ़ी है उससे आप एक बार पीवाईक्यूज से एनालाइज कीजिए कि क्या क्वेश्चंस आते हैं। उस बेसिस में आपको समझ में आएगा कि क्या वहाँ पे एक्चुअल इंपॉर्टेंट है, और फिर उसको आप सेकेंड रीडिंग में अपनी हाईलाइट करिए। और नोट्स बनाने का एक ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर जैसे एग्जाम आ रहा है, लास्ट मिनट में आपको बोला जाए 300 पेज की बुक रिवाइज करना है, और आपसे बोला जाए 30 पेज के अपने नोट्स रिवाइज करना है, तो नोट्स आप 2 बार रिवाइज कर ले जाएंगे बट बुक नहीं हो सकती। तो मुझे इस बेसिस में लगता है कि नोट्स बनाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। मैम आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करती थी? हाँ जी, कहाँ से मैम? द हिंदू है, ई पीडीएफ मिल जाते हैं आजकल, तो ई पीडीएफ से ही उसको देखती थी। मैगजीन्स का भी बहुत रोल मानती है कि नहीं मानती? मैगजीन्स अगर देखिए, योजना कुरुक्षेत्र लोग पढ़ते हैं, बट अगर देखा जाए तो पीआईबी में भी आजकल सारी स्कीम्स का क्रक्स दे देता है। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मास्टरी करना है हर चीज़ में, आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए जो करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, आप उनको भी देख लें तो वो सफिशिएंट है। अच्छा मैम, स्टैंडर्ड बुक आपने क्या क्या फॉलो की थी? मतलब हिस्ट्री के लिए कौन सी बुक, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए इकोनॉमी एंड साइंस के लिए? एंशियंट और मिडिवल हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, देन मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही पढ़ी हुई है, ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 से 12 तक की पूरी एनसीईआरटीज़ की हुई हैं, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स हैं उनको रेफ़र किया हुआ है, और साइंस एंड टेक वाला पोर्शन जो है वो मोस्टली करंट अफेयर से होता है। साइंस एंड टेक इन आईआर जो है वो करंट अफेयर्स ही आ जाता है। इसके अलावा एनवायरनमेंट जो है वो शंकर आईएएस की एक बुक आती है, मैंने उससे पढ़ा हुआ है। मतलब किताबें अगर इतना ये फॉलो। मैम 17 मार्च को प्रीलिम्स है, तो प्रीलिम्स के लिए बच्चों के लिए क्या आप गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि मतलब क्या करें 2 महीने में कि शॉर्टकट रास्ता अपनाएं? देखिए शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं होता, आपकी हार्ड वर्क ही होता है। हार्ड वर्क का वे आपको ऐसा चुन सकते हैं कि वो स्मार्ट वर्क हो सकता है, शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो उसके लिए मुझे लगता है आपको यही करना चाहिए कि आप पूर्वलोकन ले लीजिए, पूर्वलोकन बिकॉज उसमें पीवाईक्यू सारे होते हैं। रामबाण है हाँ, उसको लीजिए, और अगर आप उसके भी नोट्स बना सकते हैं जैसे मैंने बनाए थे, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आप उसके नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार देखिए। पिछले साल से पेपर का पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, एनालाइज करिए कि किस तरीके से आप एलिमिनेशन वगैरह कर सकते हैं। और रिवीजन इज द की, आप बहुत ज़्यादा सोर्सेज बढ़ाने की जगह जितने आपके सोर्सेज कन्फाइंड हैं उन्हीं को बार बार पढ़िए, और उस बेसिस में मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। मैम आपने बोला आप घटना चक्र का नोट्स बनाती थी, तो मैम घटना चक्र का नोट्स कैसे बनाए? मतलब देखिए सबसे पहले तो आप उसको 1 या 2 बार पढ़िए, उसके बाद आपको आंसर्स हो जाते हैं। जो चीज़ आपको नहीं बन रही है उसमें, उसको आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लिख दीजिए, और एक्सप्लेनेशन में भी आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसको आप पॉइंटर्स के फॉर्मेट में ले लीजिए। तो आखिरी में आपके पास कुछ 30-40 पेज ऐसे होंगे जो आपकी नॉलेज के अननोन नॉलेज वाले पॉइंट्स होंगे। फिर उन्हीं पॉइंट्स को अगर आप बार बार पढ़ते जाएंगे तो आपको मास्टरी हो जाएगी उसमें। और जब क्वेश्चन आएगा तो जो चीज़, क्योंकि जो चीज़ आपकी गेन्ड नॉलेज में है वो आप नहीं भूलते, जो नहीं पता होता है उसी में दिक्कत होती है। तो वो आप उस चीज़ से मुझे लगता है कि आप कैप्चर कर लेते हैं उस प्रॉब्लम को। आपका इंटरव्यू 35 मिनट तक चला है, पिछली बार कितना मिनट तक लगभग चला था? पिछली बार भी अराउंड 25 या 30 मिनट त्रिपाठी सर का बोर्ड था, 25 मिनट्स तो इस था। बार बोर्ड भी चेंज है और मैम का इंटरव्यू का टाइम भी बढ़ा है। मैम की माता जी भी साथ खड़ी हैं और उनके पिताजी भी हैं। हम कैमरा लेके खुद ही पहुंच जा रहे हैं, तो आ जाइए मैम। पिताजी हैं मैम के, और ये भी जर्नलिस्ट ही हैं। अभी सर से बात भी बाहर हो रही थी, मैम भी साथ हैं। जिसके ऊपर जिनके माता पिता का साथ रहता है, जिसका हाथ रहता है, भाई भी पीछे खड़ा हुआ है, कैमरे में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कि माँ बाप का जिसको साथ मिलता है, और माँ का प्यार तो सबसे बड़ी बात होती है। पिछली बार सर इंटरव्यू के आने के बाद, मतलब वहाँ से फिर से नई जर्नी शुरू करने के बाद, मतलब सिलेक्शन नहीं होने से, मतलब आपने किस तरीके से मोटिवेट किया? बहुत निराशा भी रही होगी। हम निराश नहीं होने देते हैं। हमारा कहना ये है कि किसी चीज़ में अपन को ये लगता है कि कहीं अपने से कोई कमी रह गई थी जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, उस कमी को ढूंढो और आगे बढ़ो। अच्छा, मतलब ये सभी अभिभावकों के लिए है कि कभी भी निराश नहीं होना है। अगर आपके बच्चे बहुत अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो सफलता एक ना एक दिन जरूर ही मिलेगी। और जब कुछ बड़ा होना होता है ना, तो फिर भगवान बहुत परीक्षाएं लेता है। आप माता जी हैं, तो कभी डांट वाट लगाती हैं कि पढ़ाई वढ़ाई के लिए कि नहीं लगाती हैं? नहीं, कभी नहीं लगाए, अपने मन से ही पढ़ती थी। अच्छा
अच्छा मैम आपसे पूछना चाहेंगे कि मम्मी और पापा में सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट कौन किया? एक का नाम लीजिएगा क्योंकि दो का नाम नहीं, मतलब नहीं, कौन, मुझे मतलब ऐसा लगता है कि एक का सपोर्ट से मतलब एक का सपोर्ट मुझे प्रोग्रेसिव लाइफ दे ही नहीं सकता, दोनों का सपोर्ट होता है अपना। अगर पापा आपको एक्सटर्नल सपोर्ट दे रहे हैं तो मम्मी आपको इंटरनल सपोर्ट दे रही हैं, और दोनों ही सपोर्ट ज़रूरी होता है जब आप इतनी प्रोलॉन्ग जर्नी की तरफ हैं। तो वो दोनों का सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। सपना तो है, मतलब इस बार एसडीएम मैम बन जाए यही उम्मीद हम भी करते हैं सर। और एक मैसेज कुछ अभिभावकों के लिए आप देना चाहेंगी जो भी घर पे माता जी पिताजी रहते हैं, अभिभावकों के लिए कोई मैसेज अगर आप देना चाहेंगे कि अपने बच्चों का वो किस तरीके से सपोर्ट करें? बच्चों के लिए जहाँ तक मेरी सोच है कि बच्चों को उनके हिसाब से ही अपन को सपोर्ट करना चाहिए। अपन एक सपोर्टिंग हो सकते हैं, कई बार बहुत सी पेरेंट्स टार्चर करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि टार्चर करने से उपलब्धि नहीं मिलती है, बजाय उनकी उस लाइन पे अपन क्या सपोर्ट कर सकते हैं उनको सपोर्ट करो। उनको अच्छा बुरा भी बताइए आप कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है। मेरे ख्याल से इतने मैच्योर हो जाते हैं बच्चे कि वो अपना अच्छा बुरा समझने लगते हैं। तो अच्छी दिशा में भी बच्चे जा रहे हैं, तो सिर्फ अपन सपोर्ट में उनके खड़े हों तो मेरे ख्याल से यही बेस्ट है। अच्छा लास्ट सवाल मैम, जाते जाते सिलेक्शन के बाद पहली सैलरी पे क्या गिफ्ट करना चाहेंगे अपने पेरेंट्स को? वो मैं भी डिस्क्लोज करना पसंद नहीं करूंगी, मेरे अपने एक एस्पिरेशंस हैं, बट हाँ मेरी पहली सैलरी में जो हक है वो मेरे पेरेंट्स का ही होगा, यही बोल सकती हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत शानदार लगा होगा और आपने देखा भी होगा। अपने मम्मी पापा को भी दिखाइए और शुभकामनाएं दीजिए। आपकी शुभकामनाएं सिलेक्शन में बूस्टर डोज से काम करेंगी, क्योंकि दवा से ज़्यादा कभी कभी दुआ भी आपकी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।